आपका छात्रों, आपका स्वागत है। ये सिक्स सेमेस्टर मैकेनिकल के आरजीपीवी के जो नया कोर्स है एआईसीटी द्वारा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, परियोजना प्रबंधन, ये मैं हिंदी में आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए। मैं पीके शालवार, प्रशांत कुमार शालवार, सीनियर लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक शहडोल। तो आरजीपीवी का जो सिलेबस है मैकेनिकल ब्रांच का, उसमें कोर्स टाइटल है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। उसका पेपर कोड है 7604 और सब्जेक्ट कोड है 612, जिसमें 3 क्रेडिट मिलते हैं। आफ्टर completion of this subject you will be able to develop the idea of project plan from defining and confirming the project goal and objectives, identifying task and how goal will achieve, and to develop an understanding of key project management skills and strategy। ये पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है इसमें 5 यूनिट में बटा हुआ है। इन 5 यूनिट को पढ़ने के बाद, पूरा कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ने के बाद, आप में एक प्रोजेक्ट प्लान का आइडिया डेवलप होगा। उसको आप डिफाइन कर पाएंगे कि किस प्रकार का प्रोजेक्ट है, और उसके प्रोजेक्ट को पूरा करने के, उसके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आप उसके टास्क को आइडेंटिफाई कर सकेंगे और गोल को कैसे अचीव करेंगे, ये आप में डेवलप हो जाएगा। और इसी प्रकार दूसरी जो चीज़ होगी, उसको प्रोजेक्ट के स्किल और क्या क्या आवश्यकता उसमें है उसको कंप्लीट करने के लिए, और स्ट्रेटेजी क्या लेना पड़ेगा, ये सारी बातें उसमें डेवलप होती हैं। तो लेट स्टार्ट। फर्स्ट यूनिट हम पहले ले रहे हैं। इस वीडियो में केवल मैं आपको फर्स्ट यूनिट के बारे में पूरा जानकारी दूंगा। पूरी आपकी एक कोर्स, एक यूनिट है फर्स्ट यूनिट, जिसका में है फर्स्ट यूनिट में कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी परियोजना की अवधारणा, परियोजना का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, और उसके महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। और फिर उसके बाद है कि उसकी जो प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल क्या होती है, और उसमें दायरा, लागत, ये सभी चीज़ें आती हैं। और फिर उसके बाद में है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको कैसे हम प्राथमिकता देते हुए उसका मैट्रिक्स बनाते हैं और उसको कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहला यूनिट में अभी परिचय दे, आपको परियोजना का अवधारणा के बारे में एक परिचय दे देता हूँ। और ये इंट्रोडक्शन है, ये डेफिनेशन भी कह सकते हैं इसको, कि प्रोजेक्ट एक अस्थायी प्रयास है जो किसी अद्वितीय उत्पाद, सेवा या परिणाम को बनाने के लिए किया जाता है। इसकी एक निश्चित शुरुआत और अंत होता है, विशिष्ट उद्देश्य होते हैं, और इसके लिए एक टीम की समन्वित प्रयास की आवश्यकता होती है। अब इसे अस्थायी प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, अस्थायी प्रयास क्यों कहते हैं? अस्थायी प्रयास का अर्थ ये है कि एक बार इसको प्रयास करने के बाद, ये कंप्लीट करने के बाद, इसका एक निश्चित शुरुआत हो गई, उसके बाद निश्चित अंत भी है। ये कोई फैक्ट्री जैसा एस्टेब्लिश नहीं कर दिया गया है कि हमेशा चलती रहे, कच्चा माल आएगा और उत्पादन निकलते रहेंगे, नहीं। ये हमने पर्टिकुलर होता है, और ये एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि पीएम गति शक्ति पहल योजना एक परियोजना है। इसमें राजमार्ग का निर्माण करते हैं। तो उदाहरण है राजमार्ग का निर्माण, जो पीएम गति शक्ति अभी जो चल रही है। तो हमें उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि इसकी एक अस्थायी प्रयास क्यों है, क्योंकि इसका एक आरंभ तिथि होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कि जनवरी 2024 में से शुरू किया है, तो इसकी एक समाप्ति की तिथि भी होगी कि हमें ये प्रोजेक्ट कब पूरा करना है, प्रोजेक्ट कब कंप्लीट होगा। सपोज़ दिसंबर 2026 हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो इसके बीच में हमें ये राजमार्ग बना के देना है। ये एक परियोजना है। अद्वितीय उत्पाद क्यों है? अद्वितीय उत्पाद का मतलब ये यूनिक है, मतलब ये अपने आप में अकेला अनोखा होगा। इसको बनाने के बाद यहाँ पर कोई दूसरी चीज़ नहीं बनेगी, यही काम हो गया और फिर अलग दूसरा हो सकता है, लेकिन ये अपने आप में एक अद्वितीय उत्पाद है। फिर निर्धारित शुरुआत और अंत होती है। योजना, निर्धारित शुरुआत और अंत में क्या है कि योजना का भूमि अधिग्रहण करना, निर्माण गुणवत्ता की जांच करना, एक निर्धारित समय सीमा पर पूरा करना, इसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। कोई भी परियोजना जब शुरू की जाती है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि क्यों कर रहे हैं, वाई। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको, कि दो प्रमुख शहरों के बीच को यात्रा को कम करना है, उदाहरण के तौर पे। और दूसरा ये भी हो सकता है कि लॉजिस्टिक में सुधार करना। लॉजिस्टिक का अर्थ होता है कोई भी व्यवसाय में जो कच्चे माल है, तैयार माल, जो इन्वेंट्री है, उनके
आप जो संसाधनों का परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया को हम लॉजिस्टिक कहते हैं। मतलब एक यहाँ से वहाँ पहुँचाना, तैयार माल भी पहुँचा सकते हैं, कच्चे माल को भी पहुँचा सकते हैं, और उसको रखने के लिए तैयार माल जो इन्वेंट्री वगैरह जो है या भंडारण, तो इसके लिए भी हमें रास्तों की आवश्यकता पड़ती है, राजमार्गों की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा ये उद्देश्य है उसमें छुपा हुआ। तो इसमें सुधार करना और आर्थिक संपर्क बढ़ाना ही हो सकता है। समन्वित टीम की इसमें आवश्यकता होती है, समन्वित टीम के प्रयास की। उसमें जैसे इंजीनियर, सरकारी अधिकारी, लॉजिस्टिक योजनाकार, मजदूर और वित्तीय विश्लेषक सफल निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त काम करते हैं। तो ये हमारा, हमने आपको 4 पॉइंटों पे अस्थायी प्रयास, अद्वितीय उत्पाद, निर्धारित शुरुआत और अंत, और विशिष्ट उद्देश्य और एक समन्वित टीम की प्रयास, ये सारी चीज़ें हमारा मिल करके, पांचों चीज़ को मिल करके हम एक एग्जाम्पल आपको पीएम गति शक्ति जो राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण है, इसका एग्जाम्पल देके समझाए कि दिस इज़ अ टाइप ऑफ ए प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण कैसे करें? वर्गीकरण हम कर सकते हैं 3 टाइप से। कैसे? आकार और दायरे, उद्योग के आधार पर, कार्य की प्रकृति के आधार पर। कार्य की प्रकृति, उद्योग और आकार जो हमने बात करी, उसको भी हम फर्दर तीन तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन उनके इंटरनल 3 विखंडन कर सकते हैं। जैसे कि आकार और दायरे के आधार पर, यदि हमने देखा कि कोई प्रोजेक्ट का आकार या दायरा किस प्रकार का है, तो वो भी 3 हो सकते हैं, लघु स्तरीय, मध्यम स्तरीय या दीर्घ स्तरीय। और फिर उद्योग के आधार पर यदि हम करें, तो उद्योग के आधार पर ये कि किससे संबंधित परियोजना है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है या आईटी है, तो हम आईटी परियोजना, निर्माण परियोजना, विनिर्माण परियोजना, इन 3 भाग में कर सकते हैं। फिर हम कार्य की प्रकृति के आधार पर करते हैं, तो कार्य की प्रकृति के आधार पर कर रहे हैं तो अनुसंधान और विकास यानी आर&डी टाइप की है, कि प्रोडक्शन वाली है, उत्पादन परियोजनाएं हैं, कि सेवा प्रदाता है, यानी कि जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि स्कूल, बैंक और अस्पताल, ये सब सेवा प्रदान करते हैं, सेवा प्रदाता है। तो इस प्रकार हम 3 विखंड वर्गीकरण किया, उन तीनों के 3 फिर से किए। अब हम प्रत्येक को एक एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे आपको, क्योंकि एग्जाम्पल इसलिए बहुत ज़रूरी है, एक उदाहरण इनका हर एक के लिए, क्योंकि वो उदाहरण भी विशिष्ट होगा। यदि लघु स्तरीय ले रहे हैं तो लघु स्तरीय टाइप का ही उदाहरण होना चाहिए, मध्यम स्तरीय तो मध्यम स्तरीय, बड़े पैमाने की तो बड़े पैमाने की, उद्योग के आधार पर कर रहे हैं तो उद्योग के आधार पर क्या जो उदाहरण है वो हमें देना होगा। तो इस प्रकार आपको जब लिखने को भी आएगा एग्जामिनेशन में, तो आपको इसी प्रकार लिखना है, और एक बार समझ लेंगे यदि आप, तो लिखने में आपको आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। उसको याद नहीं करना, आप एक बार समझ लें बस। तो परियोजना का वर्गीकरण हम न फर्स्ट ले लेते हैं कि आकार और दायरे के अंदर। लघु स्तरीय परियोजना, अब उदाहरण ले लेते हैं कि स्थानीय रेस्टोरेंट में सपोज एक मोबाइल ऐप विकसित करना है। आपने देखा होगा ना कि जो स्विगी या जोमेटो ये सब है, तो इन्होंने अपना एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। तो मोबाइल ऐप विकसित करते हैं और वो उसमें स्थानीय रेस्टोरेंट ग्राहक को जुड़ाव बढ़ाना चाहते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर को सुव्यवस्थित करना चाहते हैं। क्योंकि जैसे किसी ने ऑर्डर दिया, तो ऐसा तो है नहीं कि उनका एक निश्चित किचन है जहाँ से वो सामान ले करके वहाँ देंगे। तो ये क्या करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट रखते हैं ऑनलाइन ऑर्डर को बिल्कुल सही टाइम पर पहुँचाने के लिए। तो वहाँ पर वो स्थानीय जो रेस्टोरेंट है उन लोगों से उनका कांटेक्ट रहता है। तो सपोज़ इसके लिए वो लोग मोबाइल ऐप विकसित करना चाहते हैं। ये लघु स्तरीय परियोजना है। अब ये लघु स्तरीय परियोजना इसलिए है क्योंकि इनका काम बहुत ही छोटा होगा, और इस परियोजना को बस एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, ये क्योंकि अब आप कहोगे कि हमारा ये जोमेटो या स्विगी ने सामान पहुंचा, मतलब जो आपके फूड को पहुंचाने का प्रोजेक्ट, ये नहीं प्रोजेक्ट है उनका। एक छोटा सा काम वहाँ पे प्रोजेक्ट के लिए लिया गया है कि मोबाइल ऐप को विकसित करना है। तो मोबाइल ऐप, तो इसको 2-3 महीने में कंप्लीट करना है। छोटा सा टीम, छोटी सी बजट होगा, छोटा सा विकास चक्र है इनका, और इसी प्रकार एक छोटा सा काम है। तो एक एग्जाम्पल हमने लिया, अभी हम बस इतना ही है, ये लघु स्तरीय परियोजना के रूप में फिट बैठती है। मध्यम स्तर की परियोजना लेते हैं, तो मध्यम स्तर की यदि परियोजना है तो हम देखते हैं कि जो रिटेलर्स होते हैं, आपके क्षेत्रीय खुदरा श्रृंखला बोलते हैं उसको, मतलब रीजनल रिटेलर्स होते हैं, तो वो चाहते हैं एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करना। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जैसे अमेजॉन है
या फ्लिपकार्ट है, ये भी एक प्रकार से ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो ये जो है छोटे स्तर पे मत, अब कहने की बात है कि एकदम छोटा तो नहीं है ये, और बहुत बड़ा भी नहीं कि पूरे इंडिया में या पूरे बड़े बड़े जगह पे हमको ये करना है। तो इसलिए हमने उसको क्षेत्रीय खुदरा श्रृंखला कहा है। क्षेत्रीय खुदरा श्रृंखला मतलब रिटेलर्स जो हैं वो रीजनल रिटेलर्स हैं, मतलब एक ही रीजन में आपको देना। तो उसमें भी वो अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर सकते हैं। तो उसे मध्यम स्तर की परियोजना के लिए हम जान सकते हैं उसमें। तो एक क्षेत्रीय खुदरा श्रृंखला ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करके अपना व्यवसाय को ऑनलाइन विस्तारित करने की योजना बना रहा है। तो इस परियोजना में वेब विकास, मौजूदा इन्वेंट्री सिस्टम के साथ एकीकरण और डिजिटल मार्केटिंग पहल शामिल है। मध्यम संसाधनों एक विविध टीम, डेवलपर्स, मार्केटर्स, आईटी सहायता, और लगभग ये 6 से 12 महीनों में काम पूर्ण होना है। तो 3 से 4 महीने वाला नहीं है, 6 से 12 महीने वाला है, थोड़ा सा मतलब समय ज़्यादा है इसमें। तो एक मध्यम स्तरीय का परियोजना के बारे में हम इसे देख सकते हैं। हम तीसरी बात लेते हैं बड़े पैमाने की लघु स्तरीय परियोजना। तो लघु स्तरीय परियोजना जैसे कि अब शहरों को जोड़ने वाला एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क विकसित करना है। सामान्यतः क्या होता है कि इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट होते हैं वो गवर्नमेंट हैंडल करती है, जो बड़े दीर्घकालीन होते हैं। तो यहाँ पे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क करना है, तो ये काम 1 साल या 2 साल में तो हो नहीं जाएगा, इसके लिए और ज़्यादा समय चाहिए। तो ये बड़े पैमाने की परियोजनाएं हैं, और इसमें बजट भी ज़्यादा होता है और टीम भी बढ़ जाती है, मतलब हर चीज़ इसमें बढ़ जाती है। तो इस प्रकार के परियोजना को हम दीर्घकालीन या कह सकते हैं बड़े पैमाने की परियोजना का नाम दे सकते हैं। तो जैसे सरकार प्रमुख शहरों को जोड़ने के लिए एक हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क निर्माण करती है। इस जटिल परियोजना के लिए व्यापक योजना, महत्वपूर्ण वित्तीय निवेश, ठेकेदारों के बीच में समन्वय और कई वर्षों की अवधि की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार का ये जो है एक दीर्घकालीन परियोजना है। अब हम सेकंड लेते हैं, जो क्लासिफिकेशन है वो आकार के आधार पे था, अब ये ले रहे हैं उद्योग के आधार पर। उद्योग के आधार पर हमने जैसे पहले बात किया था कि आईटी परियोजना है, कि आपके प्रोडक्शन वाली हैं या मैन्युफैक्चरिंग वाली, तो इस प्रकार के उद्योग के आधार पर। तो आईटी परियोजना एक एग्जाम्पल लेते हैं, ये कस्टम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग डिज़ाइन करने का उनका मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ईआरपी, जिसे हम एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं। तो ये डेवलप करने वाली एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और वो चाहती है कि इसमें वित्त, मानव संसाधन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को एकीकृत करके एक ईआरपी सिस्टम, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग सिस्टम तैयार करें। तो इस प्रकार की परियोजना में कस्टम सॉफ्टवेयर का विकास करना, सिस्टम एकीकरण और कठोर परीक्षण शामिल है। मतलब जब यदि कोई भी रिसोर्स प्लानिंग एंटरप्राइजेज है, कस्टम रिसोर्स प्लानिंग, कस्टम का मतलब जब भी कस्टम वर्ड लगता है तो उसका मतलब ही हो जाता है कि उपयोगकर्ता के अनुसार, उपयोगकर्ता किस प्रकार का वो करना चाहता है। तो ये हो गया एक आईटी परियोजना है। अब आईटी परियोजना है इसलिए हमने इसी का एग्जाम्पल लिया है कि रिसोर्स प्लानिंग एंटरप्राइजेज है, कस्टमाइज करके वो अपने एक प्रदाता है और सेवा प्रदान करना चाहती है। तो ये क्लासिक आईटी परियोजना है जिसमें विभागों को महत्वपूर्ण तकनीकी विशेषज्ञता भी शामिल है। सेकंड लेते हैं एग्जाम्पल हम निर्माण प्रोजेक्ट को। निर्माण प्रोजेक्ट मतलब जैसे कि हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनवाना है, कहीं पर एक पूरी कॉलोनी डेवलप करना है। तो ये इस प्रकार का जो ये कौन सी चीज़ें होंगी, ये होगा निर्माण प्रोजेक्ट। क्या निर्माण कर रहे हैं आप, तो यहाँ पे है बिल्डिंग निर्माण करना है, इमारतों का निर्माण करना है। तो इस प्रकार अब निर्माण जब ये इसका करेंगे तो उससे संबंधित सारी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी कि बिल्डिंग कोड का अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें लगने वाले जो डिज़ाइनर्स हैं और आर्किटेक्चर्स हैं, तो ये सारे रिसोर्स हो जाएंगे उसमें। तो ये आधार उसका हो जाता है। फिर हम लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट माने विनिर्माण परियोजना है। इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों का स्वचालित असेंबली लाइन स्थापित करना। मतलब कोई इलेक्ट्रिक जो ऑटोमोटिव कंपनी है वो चाहती है कि इलेक्ट्रिक वाहनों का ऑटोमेटिक असेंबली लाइन बनाना है उसको अपने वहाँ पे। तो इसके लिए वो नई ऑटोमेटिक लाइन बनाने के लिए जो शॉप फ्लोर पे तो प्लांट लेआउट योजना बनाना, उच्च तकनीक वाली मशीनों का प्रोक्यूरमेंट खरीदना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण करना, उसके अनुसार बनाना, उनको ट्रेनिंग देना, फिर उत्पाद विकास प्लांट सेटअप करना, ये सारी बातें एक एग्जाम्पल है मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट का। कार्य की प्रकृति के आधार पर तीसरा नंबर जो था कार्य की प्रकृति। और कार्य की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ वर्क। नेचर ऑफ वर्क मतलब किस टाइप का कार्य करना है। हम या तो हो सकता है कि आईटी वाला है,
सॉरी मतलब R&D वाला है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला है, या हो सकता है कि सेवा प्रदाता है, मतलब सर्विस टाइप की उसका नेचर ऑफ वर्क है। तो इस प्रकार से हम पहला एग्जांपल लेते हैं, जैसे R&D मतलब होता है अनुसंधान और विकास परियोजना। तो एक नया बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक विकसित करना है। एक वैज्ञानिक आधारित पदार्थ बनाने वाली कंपनी ने एक परिवर्तनात्मक बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाने का उद्देश्य से एक R&D परियोजना शुरू करी। वो कुछ नई चीज़ लाना चाहती है, तो R&D डिपार्टमेंट यही करते हैं कि हम कोई यदि नई चीज़ लाना है तो वहाँ पर भी विकसित करते हैं। तो ये वैज्ञानिक आधारित प्रोडक्ट है, तो इसके लिए वो प्रोटोटाइप बनाएगा, उसको पर्यावरण के प्रभाव को जांचेगा, परीक्षण करेगा, और उसमें जो नए ज्ञान परिवर्तनात्मक समाधान होंगे वो ध्यान केंद्रित करना। ये इस प्रकार के R&D डिपार्टमेंट। फिर हो सकता है उत्पादन परियोजना। उत्पादन परियोजना जैसे कि नए एग्जाम्पल के तौर पे नए स्मार्टफोन मॉडल के लिए उत्पादन लाइन स्थापित करना। तो एक उपभोगकर्ता जो है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अपने नवीनतम स्मार्टफोन के लिए उत्पादन लाइन को डिज़ाइन करने, स्थापित करने और अनुकूलित करने के लिए एक परियोजना पर काम कर रही है। तो ये परियोजना बाजार की मांग को पूरा करने के लिए जो विनिर्माण प्रक्रियाओं, गुणवत्ता और नियंत्रण और दक्षता में सुधार पर केंद्रित हो सकती है। तो ये इस प्रकार के उत्पादन परियोजना है। फिर सेवा परियोजना, जैसे कि मैंने बताया कि सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सर्विस देते हैं। तो सर्विस देने वाले जैसे हो सकते हैं स्कूल कॉलेज, ये सर्विस ही हैं, क्योंकि ये शिक्षा देते हैं। हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स, बैंक हैं, ये सब हमें क्या है कि ये सेवा प्रदाता है। तो एक क्षेत्रीय बैंक के लिए डिजिटल परिवर्तन परामर्श सेवा का क्रियान्वयन। तो इस प्रकार है, एक क्षेत्रीय बैंक द्वारा एक परामर्श फर्म को अपनी डिजिटल सेवाओं में सुधार करने के लिए अनुबंधित किया है, और इस परियोजना में वर्तमान प्रक्रियाओं का विश्लेषण करना, नई IT समाधान तैनात करना, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और डिजिटल परिचालन में सहज परिवर्तन सुनिश्चित करना, इस प्रकार की जो योजना है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए। तो हमने वर्गीकरण समझ लिया। अब आते हैं, वर्गीकरण क्लियर हो गया आपको, 3 भागों में वर्गीकृत किया, इंटरनल भी 3 किया, 9 के 9 का हमने एग्जाम्पल भी लिया। अब इन्हीं 9 एग्जाम्पलों को हम ये देखेंगे कि परियोजना का उन में महत्व क्या है, परियोजना प्रबंधन का महत्व। तो जो परियोजना का जो प्रबंधन होता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट करेंगे, तो प्रत्येक वो वर्गीकरण के आधार पर ये सब के सब कैसे इनके महत्वपूर्ण हैं, उनका महत्व क्या होगा। तो किस किस टॉपिक पर, किस किस बिंदुओं पर ये महत्व देखेंगे। तो परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति, जोखिम प्रबंधन, संसाधन उपयोग का अनुकूलन, निर्णय लेने में सुधार और हितधारक संतुष्टि में वृद्धि। क्या है ये चीज़ें। परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति मतलब ये कि ये हम ये देखेंगे कि यदि हमने एग्जाम्पल जो लिया है वो 9 प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि 3 कैटेगराइज किया और तीनों को 3 3 किया था, तो 9 प्रकार के प्रोजेक्ट हो सकते हैं। अब ये 9 के 9 प्रोजेक्ट में परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति कैसी हो रही है, हर एक में जोखिम होगा कुछ ना कुछ। जोखिम प्रबंधन कैसे करेंगे हम। जोखिम प्रबंधन का मतलब ये है कि रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मतलब कोई क्या क्या किस प्रकार के रिस्क उससे संबंधित हो सकते हैं, या जो अलग अलग प्रोजेक्ट हैं उनमें। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो है कि आप किस प्रकार से ये दे सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये ले रहा हूँ, संसाधन उपयोग की अनुकूलन, ऑप्टिमाइजेशन रिसोर्स यूटिलाइजेशन। फिर अधिकतम करने के लिए संसाधनों के अनुकुशलता आवंटन, निर्णय लेने में सुधार और हितधारक की संतुष्टि में वृद्धि। हितधारक मतलब जो है बेनिफिशियरी है या स्टेक्स होल्डर्स हैं, वो किस प्रकार वो सेटिस्फाई है कि नहीं। तो ये हमारा महत्व हो जाते हैं। अब हम देखते हैं लघु स्तरीय परियोजना। लघु स्तरीय परियोजना जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे परियोजना लक्ष्य की प्राप्ति हो रही कि नहीं, तो हमने एग्जाम्पल लिया था स्थानीय रेस्टोरेंट जो है वो मोबाइल का ऐप विकसित करना चाहता है। तो उसमें लक्ष्य क्या हो सकता है, लक्ष्यों की प्राप्ति क्या हो सकती है कि परियोजना प्रबंधक ये सुनिश्चित करना चाहता है कि ऐप 3 महीने के भीतर लॉन्च हो जाए। मतलब आपका लक्ष्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर हो जाए, नहीं तो अर्थ नहीं होगा उसका। तो ये हमें डिसाइड करना है। फिर जोखिम का प्रबंधन। अब जोखिम प्रबंधन का मतलब हो गया कि बजट वृद्धि या तकनीकी समस्याओं जैसे कि जोखिम का पहचान करना। अब उससे संबंधित क्या जोखिम हो सकता है, तो ये चीज़ें हो गई। फिर इसी प्रकार संसाधन के उपयोग की अनुकूलनता, यही मैंने बताया था आपको कि जो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स,
तो जो डेवलपर्स क्या करते हैं, ये जो आईटी डेवलपर्स हैं, यूज़र इंटरफेरेंस को डिज़ाइन करेंगे, उसका परीक्षण करेंगे। निर्णय लेने में सुधार, क्या हो सकता है निर्णय लेने में सुधार, कि सुधार को परिष्कृत करने के लिए और क्या हो सकता है, और ये मिलेगा हमें कस्टमर के रिएक्शन से। कस्टमर का रिएक्शन मतलब जो ग्राहक प्रतिक्रिया क्या कर रहा है। हितधारकों की संतुष्टि में वृद्धि, हितधारक संतुष्टि में वृद्धि का मतलब ये है कि रेस्टोरेंट मालिक है वो प्रगति के बारे में उसको जानकारी मिले। तो इस प्रकार के पांचों के पांच, ये छः के छः बिंदु जो हैं, इनके आधार पर हम अपने प्रोजेक्ट को जानेंगे कि वो इन पर इनका महत्व इस बिंदुओं पर कैसे होता है। सेकंड है जैसे मध्यम स्तर की परियोजना, तो इसके लिए खुदरा श्रृंखला वाला हमने एग्जाम्पल लिया था, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना। जैसे मैं एग्जाम्पल फ्लिपकार्ट या अमेजन बताया आपको, लेकिन ये तो बड़े स्तर की हैं, लेकिन ये छोटे रीजनल स्तर पे भी हो सकती हैं। तो इसमें आपको ये देखना है कि लक्ष्य की प्राप्ति कितने, यदि 9 महीने की परियोजना है, 9 महीने के अंदर भीतर वो आपका लक्ष्य प्राप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा, मतलब आपका जो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो रहा है कि नहीं, एकम्प्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा। इसमें जोखिम क्या हो सकते हैं, साइबर सुरक्षा भी हो सकता है, संसाधन उपयोग के डेवलपर, डिजिटल विपणन विपणन विपणक और लॉजिस्टिक टीमों का कुशलतापूर्वक आवंटन करना, निर्णय लेने में सुधार और हितधारक संतुष्टि में वृद्धि, कि ये नियमित अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये मतलब जो बीटा परीक्षण होता है, ये एक प्रकार से कोई भी चीज़ को जब लॉन्च करते हैं, प्लेटफॉर्म आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह, या कोई भी साइट है या कोई भी ऐप है, इसको लॉन्च करते हैं तो उसका एक बीटा परीक्षण भी होता है, जिससे ये देखा जाता है कि वो पूरी तरीके से जो यूज़र इंटरफेरेंस में किसी प्रकार का व्यवधान तो क्रिएट नहीं कर रहा। तो इस प्रकार की एक चीज़ें हैं। तो तीसरा हम लेते हैं बड़े पैमाने की परियोजना। जो पैमाने की परियोजना है दीर्घकालिक जिसे हम कह सकते हैं, वो हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क का एग्जाम्पल लिए थे। तो उसमें परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति, उसके जोखिम प्रबंधन, उससे संबंधित संसाधन उपयोग का अनुकूलन, उसमें निर्णय लेने में सुधार, या उसके हितधारक संतुष्टि में वृद्धि हो रही है कि नहीं। फिर इसी प्रकार हम लेते हैं आईटी परियोजना का एग्जाम्पल लिया था हमने, तो एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग जी ईआरपी सिस्टम का क्रियान्वयन, तो उससे संबंधित परियोजना लक्ष्यों की प्राप्ति, जोखिम प्रबंधन, संसाधन उपयोग का अनुकूलन, निर्णय लेने में सुधार, हितधारकों की संतुष्टि में वृद्धि, इस प्रकार। फिर निर्माण परियोजना लिया था हमने, जैसे कि वाणिज्यिक गगनचुंबी इमारतों का निर्माण करना, तो उसके परियोजना का लक्ष्य की प्राप्ति हो रही कि नहीं हो रही, संरचना सुरक्षा, कानूनी विनियमों का पालन हो रहा है कि नहीं, बजट के भीतर पूरा हो रहा है कि नहीं। उसमें जोखिम प्रबंधन क्या हो सकता है कि मौसम या सामग्री की कमी के कारण जो है वो आपका निर्माण प्रभावित तो नहीं हो रहा, और प्रभावित हो रहा है तो निर्माण में मतलब विलंब हो सकता है। तो इस प्रकार की जोखिमों का अब आपको ध्यान देना, इसका महत्व देखना। संसाधनों उपयोग की अनुकूलनता, डाउन टाइम से बचने के लिए कार्यबल और मशीनरी को कुशलतापूर्वक आवंटन करना। निर्णय लेने में सुधार से मतलब है कि वास्तुशिल्प योजनाओं को परिष्कृत करने के लिए 3D मॉडल और सिमुलेशन का उपयोग कर रहा है कि नहीं। और जो निवेशक है उसमें हितधारक की संतुष्टि की यदि बात करें, तो निवेशक और भावी किराएदारों को निर्माण प्रगति के बारे में अद्यतन जानकारी मिलती कि नहीं मिल रही। वहाँ पे भावी किराएदार से मतलब ये कई लोग जो बुक करा चुके होंगे, बुकिंग हो चुकी होगी, तो वो अपना उनको पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन देते रहना, तो उनकी संतुष्टि उनमें बनी रहे। तो हमने इस प्रकार ये जो है हर एक 5 पॉइंटों के आधार पर हर एक चीज़ को देखना है। अब जैसे हमने अनुसंधान और विकास परियोजना बारे में बात किया, तो इससे संबंधित इन पांचों को फिर से संबंध करेंगे कि परियोजना लक्ष्य की प्राप्ति, जोखिम प्रबंधन, संसाधन उपयोग का अनुकूलन, निर्णय लेने में सुधार और हितधारक की संतुष्टि कैसे होगा। परियोजना के लक्ष्य की प्राप्ति के बारे में बात करें तो एक निर्धारित अनुसंधान समय सीमा के भीतर व्यवहार बजट तैयार करना कि बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का विकास हो जाएगा। जोखिम इसमें क्या हो सकता है, विनियामक अनुमोदन, मतलब ये होता है कि जो रेगुलेटरी बॉडी से हमें अनुमोदन मिला है कि नहीं मिला, और वो इस प्रकार से गवर्नमेंट से संबंधित हो सकती है। संसाधनों का उपयोग, शोधकर्ता वगैरह जो हैं वो उनका उपयोग करेंगे। फिर सामग्री संरचना उत्पादन में परिष्कृत करने के लिए क्या डेटा का उपयोग करेंगे, तो निर्णय लेने में हमें वो सुधार कर सकता है। हितधारक की संतुष्टि में वृद्धि, मतलब ये कि निवेशक और जो नियामक निकायों को प्रगति और उसकी सफलताओं के बारे में सूचित रखते हुए काम करना। तो फिर इसी प्रकार हमने लिया था एक सेवा परियोजना लास्ट। तो एक सेवा परियोजना में क्षेत्रीय बैंक के लिए डिजिटल परिवर्तन
बहुत ज़रूरी है। तो वो अपना क्योंकि ऐप विकसित कर रहा है या जो भी है, तो इस पे परियोजना लक्ष्य प्राप्ति हो रही कि नहीं, जोखिम प्रबंधन हो रहा है कि नहीं, संसाधनों का उपयोग का अनुकूलन है कि नहीं, निर्णय लेने में सुधार और हितधारकों की संतुष्टि बढ़ाना। तो ये 5 पॉइंट हमारे महत्वपूर्ण हैं, जो ये बताते हैं कि जो मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के महत्व के बारे में बात करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि टोटल हमने इस 2 चीज़ें पढ़ी हैं अभी, क्लासिफिकेशन और महत्व। क्लासिफिकेशन करा और क्लासिफिकेशन के प्रत्येक क्लासिफिकेशन को उसके महत्व के साथ जोड़ा। तो छोटे पैमाने के मोबाइल ऐप से लेकर बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे को विकास तक सभी प्रकार की परियोजनाओं में सफलता सुनिश्चित करने में परियोजना प्रबंधन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और जोखिमों, संसाधनों और हितधारक अपेक्षाओं का सावधानी पूर्वक प्रबंधन करके परियोजना प्रबंधक समय पर, बजट के भीतर और उच्च गुणवत्ता वाले परिणामों के साथ परियोजनाओं को पूरा करने में मदद करता है। क्योंकि यदि प्रोजेक्ट मैनेजर है और प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहा है, तो इन बातों को वो ध्यान में रखेगा जो हमने अभी डिस्कस किया। तो अब आगे लेते हैं, अगला जो टॉपिक है वो है परियोजना जीवन चक्र। परियोजना जीवन चक्र क्या होता है कि प्रोजेक्ट का जो लाइफ साइकिल है, प्रोजेक्ट की लाइफ साइकिल होता है शुरुआत से अंत के बीच में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं। शुरुआत हमने जैसे ये बात किया कि प्रारंभ, प्रारंभ, फिर उसके बाद में योजना, योजना बनाएंगे, क्रियान्वयन, क्रियान्वयन में एक बाद में उसको कंट्रोलिंग होगी, उसकी नियंत्रण और निगरानी और नियंत्रण, और फिर समापन। तो ये चीज़ों के बारे में बात करना, प्रारंभ, योजना, क्रियान्वयन, निगरानी और नियंत्रण, समापन, बस इसी को हम परियोजना जीवन चक्र कहते हैं। और इसी के लिए हम जब ये कर लेते हैं तो फिर योजना में एक चीज़ें शामिल होती हैं। जब प्रारंभ के बारे में पहले बात कर लें कि परियोजना की आवश्यकता या अवसर की पहचान करना, परियोजना के उद्देश्य और दायरे को परिभाषित करना, और एक परियोजना चार्टर को विकसित करना। परियोजना चार्टर से मतलब ये है कि कब किस वक्त का क्या काम हो रहा है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका एक चार्ट बनाना, और फिर परियोजना टीम का स्थापन करना। अब हम आ जाते हैं योजना। योजना में एक विस्तृत योजना विकसित करना, जिसमें कार्य विखंडन संरचना, WBS, इसको कहते हैं वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम। ये वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर अनुसूची, बजट, संसाधनों का आवंटन, जोखिम प्रबंधन की फिर योजना बनाना, और संचार योजना बनाना, ये सब के सब आता है योजना में। तो हम इसके बाद में क्रियान्वयन, क्रियान्वयन परियोजना की गतिविधियों की योजना के अनुसार पूरा करना, प्रगति और प्रदर्शन पर नज़र रखना, परियोजना टीम और संसाधनों का प्रबंधन करना, और योजना में आवश्यक समायोजन करना। अब उसकी मॉनिटरिंग भी होगी, कंट्रोलिंग, मॉनिटरिंग, निगरानी और नियंत्रण। तो इसमें योजना के अनुसार परियोजना के निष्पादन पर नज़र रखना, विचलनों की पहचान करना, समाधान करना, आवश्यकता अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई करना, और फिर उसके बाद रिपोर्ट तैयार करना। फिर उसके बाद समापन। तो समापन में सभी परियोजनाओं गतिविधियों को पूरा करना, डिलीवरेबल्स को अंतिम रूप देना, परियोजनाओं के निष्पादन का मूल्यांकन करना, सीखे गए सभी जितने भी हमारे पास लेसन हैं उनको एक दस्तावेजीकरण करना, और फिर मतलब डॉक्यूमेंटेशन करना, और औपचारिक परियोजनाओं को समाप्त करना। आरंभ चरण, आरंभिक चरण में परियोजना का उद्देश्य, फिर उसके बाद एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक वाहन EV चार्जिंग नेटवर्क स्थापित करना। तो आवश्यकताओं की पहचान करना, बढ़ते हुई अधिक चार्जिंग स्टेशन की आवश्यकता होगी, व्यवहारकर्ता अध्ययन की मांग करना, हितधारक को, एजेंसियों को, कार निर्माता, नगर योजनाकार का निवेश उसमें शामिल है। अनुमोदन, अनुमोदन से मतलब है कि जो वित्तीय परियोजना को वित्तीय और पर्यावरणीय व्यवहारिकता के आधार पर हरी झंडी मिली है कि नहीं मिली, NGT से मिली है कि नहीं मिली, गवर्नमेंट से मिली है कि नहीं मिली, इस प्रकार के अनुमोदन। फिर योजना का चरण, चरण में समय सीमा, संसाधन, जोखिम मूल्यांकन और बजट के साथ एक रोड मैप तैयार करना। कार्य क्षेत्र परिभाषा, समय सीमा, संसाधन आवंटन, जोखिम मूल्यांकन और बजट बनाना। तो इन्हीं टॉपिक पर यदि हम बात करें, इन्हीं टॉपिक पर चीज़ चाहिए हमें, कार्य क्षेत्रीय परिभाषा, समय सीमा, संसाधन आवंटन, जोखिम मूल्यांकन, फिर बजट बनाना। तो ये क्रियान्वयन चरण में आ जाते हैं। क्रियान्वयन चरण में परियोजना गतिविधियों को अंजाम देना, टीम का प्रबंधन करना और प्रगति पर नज़र रखना।
हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं जैसे कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करना। इसके लिए तो विकास, डेवलपर्स वेबसाइट बनाते हैं, भुगतान प्रणाली को एकीकृत और उपयोगकर्ता अनुभव अनुकूलित करते हैं, परीक्षण, फिर विपणन, विपणन मतलब मार्केटिंग। इस प्रकार हमारे पास समापन चरण में आते हैं। तो समापन चरण का एग्जाम्पल हम दूसरा ले लेते हैं कि परियोजना का अंतिम रूप देना, वितरण योग्य कार्य सौंपना तथा निष्पादन का मूल्यांकन करना। उदाहरण है जैसे हाई स्पीड रेलवे नेटवर्क को पूरा होना, अंतिम परीक्षण करना, हस्तांतरण करना और हितधारक समीक्षा करना और सीखे गए सभी जितने भी लेसन उसका एक डॉक्यूमेंटेशन करना। निष्कर्ष क्या निकला? वास्तविक दुनिया के उदाहरणों के माध्यम से परियोजना जीवन चक्र को समझने से ये स्पष्ट होता है, करने में मदद मिलती है कि विभिन्न उद्योग किस तरह से परियोजनाओं को अपनाते हैं, चाहे वो ईवी चार्जिंग नेटवर्क हो, स्मार्ट सिटी हो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो या रेलवे सिस्टम हो। प्रभावी परियोजना प्रबंधन आरंभ से लेकर समापन तक सुचारू रूप से निष्पादन सुनिश्चित करता है। अब हम लेते हैं कि जो बात कर रहे थे हम डब्ल्यू बी एस मतलब वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम। वर्क ब्रेकडाउन सिस्टम का मतलब यहाँ पे ये होगी कि परियोजना की प्राथमिकता के आधार पर हम उसके अलग अलग पैमानों पर कैसे काम करते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर को अक्सर प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं जैसे कि दायरा, लागत और समय को संतुलित करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। तो एक सामान्य दृष्टिकोण इन कारकों का देखने और प्राथमिकता देने के लिए प्रोजेक्ट प्राथमिकता मैट्रिक्स का उपयोग करता है। इसमें हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं। इस मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि इस एक कॉलम में ले लेते हैं पैमाने और दूसरे ये पैमाने और दूसरे वाले में प्राथमिकता। प्राथमिकता हमें किस चीज़ को देना, तो फास्ट ट्रैक काम है ये पैमाने पर, उच्च प्राथमिकता उच्च प्रभाव। गंभीर है यदि मतलब, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मतलब क्रिटिकल, गंभीर का मतलब यहाँ क्रिटिकल से मतलब है, तो उच्च प्राथमिकता कम प्रभाव। चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है, तो फिर उसके बाद में हमारे पास आ जाएगा कम प्राथमिकता उच्च प्रभाव। और रोज़मर्रा मतलब डेली के हैं तो इसमें कम प्राथमिकता और कम प्रभाव। तो हम कैसे बढ़ गया ये उच्च प्राथमिकता उच्च प्रभाव, मतलब हमें इस चीज़ों पे दोनों पे ध्यान देना होगा। ये प्राथमिकता और प्रभाव, ये दो हमारे पास में है, प्राथमिकता और प्रभाव। अब इसमें ये देखना है कि उच्च प्राथमिकता और उच्च प्रभाव, कम प्राथमिकता और कम प्रभाव, उसमें चार मैट्रिक्स बनते हैं। उच्च प्राथमिकता उच्च प्रभाव, उच्च प्राथमिकता कम प्रभाव, कम प्राथमिकता उच्च प्रभाव और कम प्राथमिकता कम प्रभाव। तो रोज़मर्रा की चीज़ों के आदमी कम प्राथमिकता देगा, कम प्रभावित है, क्योंकि उसके लिए डेली के बेसिस पे है, तो उस पर वो नहीं ले सकता कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, हो रही हैं, मटेरियल आ रहा है जा रहा है, तो ये चीज़ें रोज़मर्रा वाली हैं और वो मतलब आपके पास पहले से होंगी, तो प्राथमिकता उसके लिए कम देगा, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देगा, क्योंकि वो ऑन गोइंग है, चलती रहेंगी। लेकिन फास्ट ट्रैक मतलब बहुत तेज़ी के साथ में बिल्कुल बहुत ही आवश्यकता है, तो वहाँ पे हमारे लिए दोनों चीज़ बड़ी हो जाएंगी। इसके बीच में फिर गंभीर और चुनौतीपूर्ण आती है। तो विभिन्न परियोजनाओं की प्राथमिकता स्थापित करने को हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कहते हैं, परियोजना प्राथमिकता मैट्रिक्स विश्लेषण कहते हैं। और इसमें प्रोजेक्ट मैनेजर को प्रोजेक्ट की सफलता प्राप्त करने के लिए स्कोप, गुणवत्ता, लागत, बजट और समय शेड्यूल, मतलब इन सारी बातों पर उसको वो प्रभाव और वो प्राथमिकताएं निश्चित निर्धारित करनी होती हैं। उदाहरण जैसे ले हम किसी प्रमुख शहर में मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार करना, तो इसका परिदृश्य क्या है? शहर की सरकार भीड़ भाड़ कम करने के लिए, सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने के लिए अपने मेट्रो रेल नेटवर्क का विस्तार कर रही है। इस परियोजना में 3 नई मेट्रो लाइन बनाना शामिल है, जिसके लिए गति, लागत और गुणवत्ता के बीच संतुलन की आवश्यकता है। तो वो क्या करेगी? अब देखिए वो क्या होगा, प्राथमिकताएं में देखना। वृत्त का चतुर्भाग, मतलब ये कोऑर्डिनेट ले लिया है यहाँ पे, जो हिंदी वर्ड दिया है उसने कि वृत्त का चतुर्भाग, मतलब ये कोऑर्डिनेट कहलाता है। कोऑर्डिनेट मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये होता है ना, वृत्त होता है। इस वृत्त के यदि हम 4 भाग कर दे तो अभी हम 1/4 के बारे में बात कर रहे हैं। फास्ट ट्रैक, फास्ट ट्रैक मतलब उच्च प्राथमिकता उच्च प्रभाव वाली चीज़ें। तो प्राथमिकता में क्या देंगे? परियोजना की समय सीमा संवेदनशील है, समापन, मतलब यदि ये चीज़ समय सीमा में समाप्त नहीं होगी तो हमारा काम बहुत प्रभावित हो जाएगा, एक निश्चित बनाए। इसके लिए एग्जाम्पल लेते हैं कि मेट्रो रेल में क्या है, सरकार ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय योजना
आयोजन जैसे कि ओलंपिक से पहले मेट्रो खोलने की प्रतिबद्धता जताई है। मतलब वो चाहती है गवर्नमेंट कि ओलंपिक होने से पहले हम मेट्रो रेल शुरू कर दें। यदि वो ओलंपिक तो निश्चित ही होगा ना कि ओलंपिक का कुछ निश्चित होगा, वो उसको इतने इतने को होना है, लेकिन यदि वो उसके समय सीमा ही हमारे लिए प्राथमिकता हो गई, मतलब उसको एक समय सीमा में ख़त्म ही करना है। फिर उसके महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण मतलब किस प्रकार से महत्वपूर्ण, उच्च प्राथमिकता कम प्रभाव। ये क्यों? सुरक्षा और अनुपालन, ये सुनिश्चित करना कि मेट्रो सुरक्षा नियम और पर्यावरण को मानव को पूरा करती है कि नहीं, कोई समझौता तो नहीं करती। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये आई है कि समय सीमा में ख़त्म करना। फिर बाद में बात आती है सुरक्षा और अनुपालन। फिर आता है लागत प्रबंधन। अब लागत प्रबंधन मतलब ये है कि गवर्नमेंट है, उसके पास में पैसे कमी भी हो जाती है तो वो बजट बढ़ा सकती है। ऐसा नहीं है कि बजट ख़त्म हो गया तो काम ही रुक जाएगा, लेकिन समय सीमा के भीतर उसको पूर्ण करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। फिर सुरक्षा और अनुपालन उसका नंबर 2 पे आती है, और उसके बाद नंबर 3 पे लागत प्रबंधन आता है, जिसे हम चुनौतीपूर्ण कह सकते हैं, कम प्राथमिकता और उच्च प्रभाव है। लेकिन फिर लास्ट में हम आते हैं ये नियमित, जो रोज़मर्रा की बात कर रहे हैं, कम प्राथमिकता और कम प्रभाव। इसमें मेट्रो स्टेशनों को सौंदर्यपूर्ण डिज़ाइन करना। इसका सौंदर्यपूर्ण डिज़ाइन करना का मतलब ये है कि इसका अर्थ यहाँ पर कम प्राथमिकता दे सकते हैं हम, कम प्रभाव वाली बातें, लेकिन ऊपर जो बात करी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो निर्णय लेने में विश्लेषण समझौता करना, समय बनाम लागत, गुणवत्ता बनाम बजट, है ना, इस प्रकार हम उसको देखेंगे। यदि समय बनाम लागत है तो ओवर टाइम श्रम को मंजूरी दे सकते हैं, वे पुनर्निर्माण संरचना का उपयोग कर सकते हैं। वहाँ पे हमें एक समय सीमा में भीतर यदि पूरा नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे, ओवर टाइम देंगे मजदूरों को, लेकिन करवाएंगे। फिर गुणवत्ता बनाम बजट। अब गुणवत्ता बनाम बजट मतलब यदि गुणवत्ता वो पूर्ण नहीं हो पा रही तो बजट भी बढ़ाना पड़ सकता है। तो हम इन दोनों के बीच में समझौता कर रहे हैं। यदि बजट के साथ समझौता करते हैं तो गुणवत्ता नहीं मिलेगी, और गुणवत्ता के साथ समझौता यदि हम नहीं कर रहे हैं तो बजट बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये दोनों चीज़ें आपस की हैं, कंट्रेरी कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमारे सामने ये चीज़ें हैं कि कैसे हम समय, लागत, गुणवत्ता बनाम बजट। अब यहाँ समय बनाम लागत से मतलब ये हो गया कि यदि हम एक समय सीमा पे पूरा नहीं हो रहा है तो हम ओवर टाइम करवाएंगे या ज़्यादा मजदूर लगाएंगे, तो मतलब हमारी लागत बढ़ेगी। तो इस प्रकार की इन चीज़ों के बीच में हमें कैसे समन्वय लेना है। यदि हमारे पास टाइम है, बहुत समय है, समय सीमा की कोई चिंता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लागत बचाएंगे। यदि हमारे पास में समय की कमी है तो हम लागत को बढ़ने देंगे। गुणवत्ता बनाम बजट का मतलब गुणवत्ता नहीं प्राप्त हो रही तो बजट बढ़ाएंगे। यदि हमारे गुणवत्ता ठीक ठाक आ रही है, हम गुणवत्ता के साथ में समझौता कर रहे हैं, तो फिर बजट कम हो सकता है। विनिमय बनाम गति, विनियमन बनाम गति मतलब यदि हमारे पास रेगुलेटरी बॉडी है तो रेगुलेटरी बॉडी क्या करती है कि हो सकता है वो काम को धीमा कर दे। यानी कि आपको यदि वो पूरी तरीके से प्रोटोकॉल नहीं मान रहे हैं, उनके नियमों को नहीं मान रहे हैं, तो आपकी गति में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि वो कार्य रुक जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। तो इस प्रकार से हम बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट प्राथमिकता मैट्रिक्स से हम प्रबंधनों को स्मार्ट ट्रेड ऑफ बनाने में मदद करता है। और मेट्रो रेल विस्तार को उदाहरण हमने जो लिया, समय और सुरक्षा, लागत, इस प्रकार से जो बातें करी हमने, इन सभी चीज़ों को वो एक बैलेंस करता है। ये कहलाता है WBS। तो WBS को और हम अच्छे से समझ लेते हैं। WBS परियोजना छोटे अधिक प्रबंधनीय कार्य पैकेजों में पदानुक्रमित विघटन है, जो परियोजना के दायरे को एक स्पष्ट और संरचित दृश्य प्रदान करता है और योजना, शेड्यूलिंग और बजट बनाने में मदद करता है। WBS के प्रमुख घटक होते हैं कार्य पैकेज, कार्य संबंधित कार्यों का समूह और नियंत्रण खाते। उदाहरण जैसे स्मार्ट हाईवे का लिया था, और हाईवे के एग्जाम्पल में हमने देखा कि कैसे सेंसर, स्मार्ट सेंसर, अनुकूलन, प्रकाश व्यवस्था, स्वचालित टोल संग्रह, ये सारी बातों को हम कैसे स्मार्ट हाईवे बना सकते हैं, और उसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करने पर मदद करता है। और इस योजना बनाना, जिससे योजना बनाना, शेड्यूलिंग बनाना और नियंत्रण करना आसान हो जाता है। और स्मार्ट हाईवे निर्माण के लिए पदानुक्रमित कार्य विखंडन की योजना में
परियोजना स्तर, शीर्ष स्तर पर नियंत्रण खाते, प्रमुख चरण, योजना, डिज़ाइनर, निर्माणी बुनियादी ढांचा, प्रौद्योगिकी एकीकरण, परीक्षण और कमीशनिंग, और कार्य की प्रगति पैकेज की प्रत्येक चरण के लिए क्या कार्य हो रहा है, और उसका विस्तृत विवरण है, जैसे कि योजना डिज़ाइन, कार्य व्यवहारकर्ता अध्ययन और पर्यावरण मूल्यांकन, मार्ग सर्वेक्षण एवं भूमि अधिग्रहण, राजमार्ग डिज़ाइन। इस प्रकार हम इसके लिए वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं। सड़क निर्माण, पुल, ओवरपास की निर्माण, एक पूरी तरीके से एक केस स्टडी है ये आपके सामने, कि हमने यदि एग्जाम्पल लिया है कि रेलवे उसका राजमार्ग का, तो किस प्रकार ये क्या क्या होगा सड़क निर्माण के लिए, पुल और ओवरपास के लिए। स्मार्ट ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली क्या हो सकती है, अभी यदि हम उसको टेक्नोलॉजी के यूनिफिकेशन के बारे में बात करें, यानी प्रौद्योगिकरण एकीकरण कहलाता है। नवीनीकरण जो नवकरणीय ऊर्जा समाधान कैसे उसमें होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी कैसे उसमें यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद में लास्ट में हो जाता है टेस्टिंग एंड कमीशनिंग, परीक्षण और कमीशनिंग। परीक्षण और कमीशनिंग मतलब परीक्षण जब हो गया फिर कमीशनिंग करना, कमीशनिंग मतलब उन सरकार को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ये तैयार है। अब स्मार्ट हाईवे परियोजना का एक मुख्य लाभ क्या होते हैं इसमें देखिए। अब इस लाभ के बारे में बात करें, कार्य क्षेत्र में स्पष्टता आती है, कुशल संसाधन आवंटन होता है, बेहतर जोखिम प्रबंधन होता है। तो इस प्रकार हमारे उसके कुछ फ़ायदे हैं। तो WBS स्मार्ट हाईवे निर्माण जैसी बड़ी परियोजनाओं के क्रियान्वयन को छोटे प्रबंधनीय घटकों के संरचित करके सरल बनाता है, और यह दायरे, बजट और समय की सीमाओं के भीतर परियोजनाओं की सुचारू योजना, निगरानी और समापन को सुनिश्चित करता है। धन्यवाद। तो आज का ये आपने जो देखा, इसमें हम यही चीज़ लेंगे, और इसके बाद फिर सेकंड यूनिट हमारा जब शुरू होगा, तो सेकंड यूनिट में हम सेकंड यूनिट के बारे में पढ़ेंगे, और आप मेरे सभी वीडियो में एक के बाद एक पांचों यूनिट पे दूंगा। तो आज के लिए धन्यवाद।